चैनल। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मत करो। सिर्फ बुक पढ़ने से इसरो क्रैक नहीं होगा। जो 80% एस्पिरेंट्स गलती करते हैं वो है पीवाईक्यूज एनालिसिस छोड़ देना, और तुम नहीं करोगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा तो इसरो के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। हाय, आई एम योर इंस्ट्रक्टर और स्वागत है आप सबका मिशन इसरो 2025 की इस सिलेक्शन सीरीज में। अगर हम टॉप 3 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट को उठाएं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और मैं तुम्हें वो स्मार्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे तुम हर क्वेश्चन का आंसर 45 सेकेंड्स में निकालोगे। नो मोर लॉन्ग कट मेथड। तो कॉपी पेन रेडी रखो, एक भी सेकंड स्किप मत करो। चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दैट इज गोइंग टू बी, which of the following is logically equivalent to p raised to q? ये एग्जैक्टली बोल ऐसा रहा है कि अगर p सच है तो q भी सच होना चाहिए। For this, the correct answer will going to be option number A, because that is not p or q. माइनस p का मतलब है p रॉन्ग है, और जो बीच में सिंबल डिसाइड कर रहा है वो बता रहा है कि ये लॉजिकल और है। क्यू वही ओरिजिनल स्टेटमेंट है। ये एक्चुअली लॉजिकल इक्विवेलेंट है जो कि P डिटरमाइंस Q के लिए है। अगर P गलत है तो पूरा स्टेटमेंट सच है, क्योंकि कंडीशन ही नहीं बनी। और अगर P सच है तो Q भी सच होना चाहिए, तभी इम्प्लीकेशन वैलिड होगा। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी the truth value of the quantified statement, some statement दिया हुआ है where the universe of discourse for x and y is the set of integer z। एक ट्रुथ वैल्यू दी हुई है फॉर ऑल x और सम y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इंटीजर का है। फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। बिकॉज अगर हम फर्स्ट वाले सिंबल की बात करें जो कि उल्टा ए और एक्स दिया हुआ है, दैट इज नोन एज फॉर ऑल एक्स। हर एक्स के लिए, चाहे एक्स कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ये स्टेटमेंट अप्लाई होना चाहिए। सेकेंड वन इज, आप देख रहे होगे एक सिंबल दिया हुआ है उल्टा वाला ई फॉर वाई, तो वो बोलता है देयर एग्जिस्ट वाई, कुछ वाई के लिए कोई एक y होना चाहिए, ऐसा इंटीजर y जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब हर x के लिए हम एक ऐसा y ढूंढ सकते हैं जिसमें इक्वेशन सही हो जाए। फॉर दैट अगर हम x 0 पुट करके देखें तो वी विल गेट द इंटीजर ऑफ 10 y, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हम अगर किसी भी वैल्यू को लेके देखें तो वी विल गेट सम इंटीजर फॉर वैल्यू y, दैट्स व्हाई it is a valid statement. Now moving toward our next question, which of the following proof techniques is best suited for prove the sum of the first n positive odd integer is n square? For this, the correct answer will going to be option number A, that is mathematical induction. अगर हम पहले n और नंबर को ऐड करें तो टोटल हमेशा n स्क्वायर होता है। बिकॉज अगर हम बेस्ट केस की बात करें, n 1 लेके देखें तो n का 1 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 1। और अगर हम किसी भी और नंबर का स्क्वायर कर ही रहे हैं तो दैट विल गोइंग टू बी n स्क्वायर। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको प्रूव करना हो कि पहले एन और का सम हमेशा एन स्क्वायर होता है, तो सबसे पावरफुल और शूटेड टेक्निक होती है मैथमेटिकल इंडक्शन। बेस्ट केस से शुरू करो, फिर अगला स्टेप लॉजिकली प्रूव करो। बाकी टेक्निक्स जैसे कंट्राडिक्शन, कॉन्ट्रापॉजिटिव या डायरेक्ट प्रूफ थोड़े कम रिलेवेंट है इस केस में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। Now moving toward our next question, the prepositional expression, some expression दिया हुआ है, is logically equivalent to। ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे लॉजिकली इक्विवेलेंट होने वाला है? फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्री और माइनस क्यू, मतलब अपोजिट ऑफ क्यू। ऐसा क्यों? चलो देखते हैं।
जब हम इसकी ट्रूथ टेबल मैच करेंगे तो वी विल गेट द एग्जैक्ट फाइनल एक्सप्रेशन जो कि हमें दिया हुआ है. सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द डिजिट, बिकॉज जब हम ट्रूथ टेबल बना के देखें तो सिर्फ एक केस में फॉल्स आता है, जब पी और क्यू दोनों ट्रू हो. बाकी सब केस में एक्सप्रेशन ट्रू होता है. लेकिन जब हम ऑप्शन से मैच करते हैं तो कोई भी ऑप्शन एग्जैक्ट मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी. कौन सा एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होता है चाहे पी और क्यू की वैल्यू कुछ भी हो. फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. ऐसा क्यों? लेट्स सी. फॉर ऑप्शन नंबर सी वी हैव गिवन वी और क्यू एंड P minus P that equals to Q. For this अगर हम truth table बनाएंगे that will always true for every condition. That's why the correct answer will going to be option number C. Now moving to our next question, that is what is the truth table of some given expression if the universe of discourse is R. For this the correct answer will going to be ऑप्शन नंबर सी ट्रू. बिकॉज हम अगर कोई भी कंडीशन लें, लेट सपोज एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं और वाई की वैल्यू 2 ले लेते हैं, सो 2 into 1 विल इक्वल्स टू अ रियल नंबर. दैट इज गोइंग टू द ऑप्शन कि हमें जो दिया हुआ है वो रियल नंबर होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ट्रू. नाउ let's moving toward our next question, that is going to be what is the negation of the statement for all some y pxy और qx. हर x के लिए एक ऐसा y एग्जिस्ट करता है जिसमें pxy और qx दोनों ट्रू हो. फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि अगर हम फॉर ऑल ए बन जाता है और फॉर एक्स नहीं बन पाता है, उसके बाद अंदर के लॉजिकल एक्सप्रेशन का नॉट लेते हैं और दोनों का डी मॉर्गन लगाते हैं, तो इस क्वेश्चन में ओरिजिनल स्टेटमेंट जो था वी विल गेट दैट स्टेटमेंट. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following relation R on Z defined by x comma y belongs to R if x minus y is divisible by 5 is not a property of R? For that the correct answer will going to be irreflexive, because अगर हम रिफ्लेक्सिव करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होने वाला है क्योंकि x माइनस एक्स करेंगे तो डेट इज जीरो. सिमेंटिक है क्योंकि अगर x माइनस वाई डिविजिबल है तो y माइनस एक्स भी होगा. ट्रांजिस्टिव है क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस जेड दोनों मिलके x माइनस जेड को डिविजिबल बना देते हैं. इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, irreflexive. नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी which of the following is equivalent to the set expression A divide B intersection C? For this, the correct answer will going to be option number A. क्योंकि A माइनस बी इंटरसेक्शन C का मतलब है A के वो एलिमेंट जो B इंटरसेक्शन C में नहीं हो, यानी x बिलोंग्स टू ए और x डिड नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी. इसका लॉजिकल फॉर्म होगा x बिलोंग्स टू ए एंड x डिड नॉट बिलोंग्स टू बी और x डिड नॉट बिलोंग्स टू सी. यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ हम इसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. Now moving toward our next question, that is going to be which is an example of a partial order relation on the set of positive integers z plus. फॉर दैट सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्शियल ऑर्डर होता क्या है. पार्शियल ऑर्डर हम तब बोलेंगे जब वो थ्री प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें. फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए. एंटीसिमेट्रिक, अगर ए बिलोंग्स टू बी है और बी बिलोंग्स टू ए है तो ए और बी इक्वल होंगे. और ट्रांजिस्टिव, दैट इज अगर ए बिलोंग्स टू बी है और बी बिलोंग्स टू सी है तो ए बी सी से बिलोंग करेगा. फॉर दैट द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. I mean to say for option number A, because it follows all the properties reflexive, antisymmetric and transitive. क्योंकि अगर हम A को A से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है अगर A B को डिवाइड करे तो B भी A को डिवाइड करेगा, तभी A इज इक्वल्स टू B होगा.
और अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है तो इनडायरेक्टली ए बी सी को डिवाइड करेगा ही करेगा. नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल पीपल? फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, इज द चाइल्ड ऑफ. बिकॉज सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि थ्री प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन सिमेट्रिक एंड थर्ड वन ट्रांजिस्टिव. रिफ्लेक्सिव बोलता है कि हर पर्सन अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. सिमेट्रिक बोलता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए. और ट्रांजिस्टिव बोलता है अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए भी सी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा. हम इसको ऑप्शन के थ्रू चेक करते. हैज दिस सेम बर्थडे. फॉर दिस रिफ्लेक्सिव केस हर पर्सन का बर्थडे उसी के ही होता है. फॉर सिमेट्रिक अगर ए का बर्थडे बी के साथ आता है सेम डे पर तो बी का भी बर्थडे ए के साथ सेम डे पर ही आएगा. ट्रांजिस्टिव है क्योंकि अगर ए और बी का बर्थडे सेम डे आता है और बी और सी का बर्थडे भी सेम डे आता है तो ए और सी का ऑब्वियसली सेम डे बर्थडे आएगा. नेक्स्ट ऑप्शन इज लिव्स इन सेम सिटी. हर पर्सन अपनी सिटी में ही रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रिफ्लेक्सिव. अगर ए बी के साथ सेम सिटी में रहता है तो बी भी ए के साथ सेम सिटी में ही रहेगा. दैट इज सिमेट्रिक. और अगर ए बी के साथ सेम सिटी में रहता है और बी सी के साथ सेम सिटी में रहता है तो डायरेक्टली ए बी सी के साथ सेम सिटी में ही रहने वाला है. एंड फॉर ऑप्शन नंबर डी इज रिलेटेड टू बी अ कॉमन इंसेस्टर. हर पर्सन का अपने एक इंसेस्टर होता है. दैट इज रिफ्लेक्सिव. अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी भी ए के साथ रिलेटेड होगा. दैट इज सिमेट्रिक. और अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है तो ए बी सी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ये प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं कर रहा है. क्या कोई अपना आपका चाइल्ड हो सकता है क्या? दिस रिस्पेक्ट रिफ्लेक्सिव. अगर ए बी का चाइल्ड है तो बी ए का चाइल्ड हो, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो दिस रिस्पेक्ट सिमेट्रिक. और अगर ए बी का चाइल्ड है और बी सी का चाइल्ड है तो ए सी का चाइल्ड हो, दैट्स नॉट पॉसिबल. इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which property must be satisfied by a relation R to be antisymmetric on a set A? For this, the correct answer will going to be option number A. सबसे पहले समझते हैं एंटीसिमेट्रिक होता कब है. एंटीसिमेट्रिक तब होता है जब A और B रिलेशन R से बिलोंग करते हो और B और A भी रिलेशन R से बिलोंग करते हैं. तो A और B भी उसमें होना चाहिए. A इज इक्वल्स टू B होना चाहिए. यानी अगर दोनों डायरेक्शन में रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए. ये ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि ए और बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं, बी और ए भी आर से बिलोंग कर रहे हैं और ए और बी इक्वल है. एग्जैक्ट द कंडीशन ऑफ एंटीसिमेट्रिक. इसीलिए दिस इज एंटीसिमेट्रिक. नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the function f belongs to R defines by fx is equals to ax plus b is invertible if and only if. For this, the correct answer will going to be option number A. But let's see what is the question is saying. ये फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा? एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब इट फॉलोज वन टू वन इंजेक्टिव और ऑन टू ऑन सर्जेटिव हो और उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता हो. लीनियर फंक्शन लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी तभी इन्वर्टेबल होगा जब स्लोप ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो. क्योंकि अगर ए इज इक्वल टू जीरो हो गया तो फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू बी और कांस्टेंट फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी if R is a relation on A is equals to 1, 2 and 3 defines by R is equals to 1, comma 2, 2, comma 3, 3, comma 1, which property is satisfied by R? This is a wonderful question of having same concept. Correct answer will going to be for this is option number C, that is antisymmetric. Because अगर हमें एंटीसिमेट्रिक प्रूफ करना है तो वी हैव टू नो अबाउट द एंटीसिमेट्रिक कि एंटीसिमेट्रिक एग्जैक्टली होता क्या है. एंटीसिमेट्रिक वो कंडीशन होती है जहाँ पर अगर ए और बी रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं
और बी और ए भी रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं, तो ज़रूरी है कि ए इक्वल्स टू बी हो। अगर कोई एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है और उल्टा भी रिलेटेड है, तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और दोनों डायरेक्शन में रिलेटेड है, तो एंटीसिमेट्रिक फेल हो जाता है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीसिमेट्रिक। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, 35 F, 45 C, if 15 both, how many students play neither? For this, the correct answer will going to be option number A, that is 35. इसको सॉल्व करने का मेरा एक स्पेशल केस है जो कि मैं आपको बताती हूँ। इस यूजुअली लोग उसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं एंड दैट इज ग्रेट अप्रोच। पर अगर आपको माइंड ही माइंड में सॉल्व करना है तो हाउ कैन यू डू दिस? सबसे पहले बताया गया है कि हम एफ और सी को फुटबॉल और क्रिकेट एज्यूम कर लेते हैं। तो 35 फुटबॉल खेलते हैं और 45 क्रिकेट खेलते हैं और 15 दोनों खेलते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, दोनों में से 15 माइनस कर दो। अगर 35 में से 15 माइनस किया दैट विल बी 20, और 45 में से 15 माइनस किया दैट विल बी 30। अब 20 और 30 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 50 ना। और हमें टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं 65। तो हम 65 में से नॉर्मली उसको सब्ट्रैक्ट कर, और टोटल स्टूडेंट बताए हुए हैं 100। तो अब हम अगर 100 में से 65 माइनस करते हैं, सो वी विल गेट 35 student. That is the correct answer. Now moving toward our next question. If a witch collect 11 mushroom of 5 types, what is the minimum number she must have? For this, the correct answer will going to be option number A, that is 3. Because अगर विच को 5 टाइप के मशरूम्स में है वहाँ पे, तो मैक्सिमम वो कितने ले सकती है विदाउट रिपीटिंग? तो 5 टाइप के मशरूम्स है और उसको अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 10। तो 5 मल्टीप्लाई 10 2 करेंगे तो हमको वैसे भी 10 मशरूम्स तो मिल ही जाएंगे। तो उसने 11 मशरूम्स लिए, मतलब मिनिमम वो एक और क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकती है, मतलब मिनिमम वो 3 टाइप्स के मशरूम ले सकती है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 3। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वे कैन 5 distinct book be arranged such that two specific book A and B are always together? For this, दो तरह की बुक है, ए और बी। जब ए और बी हमेशा साथ होंगे तो हम उनको एक ब्लॉक में रख सकते हैं। तो टोटल बुक बन जाएगी ए माइनस बी, बुक 3, बुक 4, बुक 5, मतलब टोटल 4 आइटम्स। और अगर 4 ब्लॉक है तो 4 आइटम को अरेंज करने के लिए वी हैव 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। और इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ए और बी के दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, ए माइनस बी या बी माइनस ए। इसीलिए 24 into 2, दैट इज 48। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 48। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the smallest negative integer x such that 2x is equals to 6 mod 10? For this, the correct answer will going to be option number A, that is 3। इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट टू 6 हो जाए। क्योंकि हम मॉड्यूलस ऑफ 10 करेंगे तो वैसे भी हमें कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, बस वो पॉइंट आगे लगने वाला है। दैट्स वाई अगर हम x की जगह पे 3 रखते हैं तो 2 into 3 इज इक्वल्स टू 6, जो कि हमें वैलिड दिख रहा है। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आप और किसी अप्रोच से करना चाहते हो या आपको और कोई अप्रोच आती है तो यू कैन टेल मी, मैं उसको अगले इसमें डिस्कस कर सकती हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द Euclidean algorithm, what is the greatest common divisor GCD of 102 and 38? For this, आपने HCF निकाला है? दिस इज लाइक दैट। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम कि किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं और उन नंबर्स के जो कॉमन पेयर्स रहते हैं हम उसे लिख देते हैं। सेम फॉर दिस, 102 का एचसीएफ निकालो और 38 का एचसीएफ निकालो बाय यूजिंग योर माइंड।
अगर हम 4 से 102 को डिवाइड करेंगे तो इट विल नॉट बी गोइंग टू हैपन। अगर 102 हो जाएगा तो 38 नहीं होगा। सेम फॉर ऑल ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2, अगर हम 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो दे बोथ गेट डिवाइडेड। इसीलिए द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following is a necessary and sufficient condition for a graph to have Euler circuit? यूलर सर्किट, सबसे पहले एक बात बता, जो सर्किट वर्ड अगर यूज हो गया है ग्राफ में, दैट मीन्स इट हैव एन साइकिल, इसीलिए वो सर्किट वर्ड यूज हुआ है। और यूलर सर्किट जो होता है उसकी डेफिनेशन ही बताती है कि वो जो सर्किट होगा, वो जो ग्राफ होगा, उसमें सबसे पहले तो वो कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब कोई भी इधर उधर भागना नहीं चाहिए। और सेकंड मोस्ट थिंग इज कि उसमें इवन डिग्रीज होनी चाहिए। मतलब डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ एड्स, 2 into नंबर ऑफ एड्स। तो इवन डिग्री है अगर और वो ग्राफ कनेक्टेड है तो वो यूलर सर्किट है। फॉर दिस द ऑप्शन नंबर वन, option number A is correct, which is saying the exact definition of Euler circuit. Now guys, before we wrap up, अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आया हो तो आप एग्जैक्टली पीवाईक्यू सॉल्व करने में थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा समझ में आया और कहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मिशन इसरो 2025 के और भी पीवाईक्यूज ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला कॉन्सेप्ट हो सकता है वही हो जो तुम्हें फाइनल पेपर में आए। मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में विथ मैनी मोर पीवाईक्यूज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।